है दोस्तों, दिस इज शुभम और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। 2019 का पेपर का डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये इसका 8वां और आखिरी माफ़ कीजिएगा, आखिरी और आखिरी लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5G के बारे में देखते हैं। तो 5G जो नई टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन इंटरनेट की स्पीड आने वाली है, उसकी जो स्पीड होगी 1 Gbps तक की स्पीड होगी, जो 4G से लगभग 100 गुना ज़्यादा स्पीड हम 5G में देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे इट विल ऑल्सो इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑफर मोर स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन। तो 5G विल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड 5G विल बी मोर स्टेबल देन 4G। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर 5G ज़्यादा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करता है, जिससे वजह से नेटवर्क में कंजेशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप होने की जो भी प्रॉब्लम्स हम झेलते आते हैं, कभी आवाज़ नहीं आती, कभी कॉल ड्रॉप हो जाती है, कभी क्रॉस कनेक्शन लग जाता है। ठीक है, बात करना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से और लग जाता है किसी बहुत ही भारी आवाज़, डरावनी आवाज़, अमरीश पुरी जैसी आवाज़ वाले अंकल से बात होने लगती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो 5G में हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा और 5G में माइग्रेट करने के लिए आपको नए तरीके का सिम और नए तरीके का मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो पुराना आपका 4G सिम है और आपका जो फ़ोन अभी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल, वो भी काम नहीं आएगा। उसके लिए 5G इनेबल्ड सिम भी चाहिए होगा और 5G इनेबल्ड आपका हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी है और 5G आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके जो चीज़ें होती हैं, अब AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है इसको आप अलग से पढ़ लेना। ठीक है, इसको फिर से मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन दोनों जो नई अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसको भी मदद मिलेगी अगर 5G टेक्नोलॉजी आती है तो। ठीक है, चलिए फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ये याद रखेंगे, FSSAI एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर नहीं आती, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, बल्कि फैमिली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वाली कैटेगरी में आती है, यानी कि वही हर्षवर्धन जी जो है, ठीक है, हर्षवर्धन जी के अंदर आती है। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने अभी कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बनेगी तो दुनिया देश का भरोसा जीतने के लिए सबसे पहली वैक्सीन वो लगाएंगे। ठीक है, तो भैया अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी पहली वैक्सीन लगाऊंगा पहले। ठीक है, ताकि लोगों का भरोसा हो सके, भैया वैक्सीन तो मिलेगी कम से कम। एनीवेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है के अंतर्गत ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आती है और फूड सेफ्टी एक्ट फूड सेफ्टी एक्ट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। ये जो है FSSAI, ये यूनियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। सेम FSSAI की जगह पर राज्यों में अगर हम देखें तो स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ राज्यों में भी, राज्यों के लेवल पर भी काम करती है। तो केंद्र में हो गया आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्यों में हो गया आपका स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी ये भी काम करती है। फिर ये जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसका अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है, यानी कि अगर ये अथॉरिटी अगर कोई भी ऑर्डर पास करती है, मान लीजिए कि आपके रेस्टोरेंट को बंद करने का ऑर्डर पास करती है, या मान लीजिए कि मैगी के लिए बैन करने की बात इसने करी थी कि मैगी के ऊपर रोक हो जानी चाहिए। फिर कैडबरी में भी कीड़े वीड़े मिले थे, उस पर भी उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया था कि कैडबरी की रैपर चेंज होना चाहिए ताकि उसके अंदर कीड़े ना घुस सके। ठीक है, फिर तो अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो कैडबरी FSSAI के फैसले को यहाँ पर इस ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर सकती है, वैसे ही मैगी भी चैलेंज कर सकती है। ठीक है, तो इस काम के अलावा खाने की पैकेजिंग कैसी हो, उसकी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर नॉन स्पेसिफाइड जो फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं हर खाने में। ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए कि कैडबरी का आप चॉकलेट लेकर आते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि भैया उसमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, जैसे पतंजलि का आप कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उसमें नीचे लिखा रहता है इसमें गोमूत्र मिला हुआ है। ठीक है सॉरी। तो ऐसी चीज़ें कि फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उस कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को जो मैन्युफैक्चरर है उसे शो करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, कस्टमर को बताना चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में भी फूड सेफ्टी जो है वो अपना अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। फिर फूड एडवर्टाइजिंग, कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर चल रहा है, ठीक है,
कि जैसे मान लीजिए कि दिखाता है कि कॉम्प्लान पीने से आदमी लंबा हो जा रहा है और जो छोटा सा बच्चा है वो बास्केटबॉल खेलने लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर गंगाधर शक्तिमान बन जा रहा है। तो इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट होती है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताया जाता है, तो इस तरीके के एक्ट्स को कि मान लीजिए आपने थम्स अप पी लिया तो आप कूद गए कहीं से भी, आपने कुछ और पी लिया तो आप शेर वेर से लड़ गए, ठीक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी के आप कहीं भी कूद फाद मचा रहे हैं। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है, जनता को गुमराह नहीं करने चाहिए। इसके लिए भी रेगुलेशन क्या होना चाहिए ये डिसाइड करता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ठीक है। फिर उसके अलावा ऑर्गेनिक फूड से संबंधित उसकी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, इसके पीछे भी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। चलिए कुछ और इसके इनिशिएटिव हैं। अभी हार्ट अटैक रिवाइंड करके एक इनिशिएटिव की शुरुआत FSSAI ने की है, जिसका मकसद है कि 2022 तक खाने में जो भी ट्रांस फैट्स होते हैं उसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट्स इन विच आर फाउंड इन फूड एलिमेंट्स। फिर उसके अलावा स्वस्थ भारत यात्रा की ये भी एक इनिशिएटिव है जो FSSAI का है, जिसमें ईट राइट इंडिया करके एक पैन इंडिया साइकिल मूवमेंट की शुरुआत की गई है, ताकि देश में बढ़िया और स्वस्थ खाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, कि लोग न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं, एक हेल्दी हैबिट्स रखें, खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये दो इनिशिएटिव है, हार्ट अटैक रिवाइंड और दूसरे का नाम है स्वस्थ भारत यात्रा, ठीक है। चलिए MSP की बात करते हैं। MSP के बारे में आपको पता ही होगा, थोड़े से फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई भी किसान कोई भी पैदावार करता है तो MSP में उसका क्या रेट होना चाहिए, मिनिमम उसका प्राइस क्या होगा, वो उसको कहते हैं हम MSP। और कौन डिसाइड करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। फिर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन द लेवल ऑफ MSP एंड अदर रिकमेंडेशन मेड बाय CACP। तो CACP रेकमेंड करती है और जो फाइनल जो डिसीजन लेती है वो कैबिनेट लेती है। कौन सी कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो दिस इज रिकमेंडेटरी बॉडी, ठीक है, एंड दिस इज डिसाइडिंग बॉडी, ठीक है। डिफरेंस आता है समझ में रिकमेंडेटरी बॉडी और डिसाइडिंग बॉडी में। जैसे कि मैंने उससे पहले ही बताया था कि GEAC रिकमेंडेटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये कौन सी बॉडी है, ये डिसाइडिंग बॉडी है। किस क्षेत्र में, GM क्रॉप्स के क्षेत्र में, ठीक है। फिर जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक नोडल सेंट्रल एजेंसी भारत सरकार की है, ठीक है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी फसलें किसानों द्वारा पैदा की जाती हैं उसको प्रोक्योर करना, ठीक है, उसको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट करके अपने FCI के गोदामों में उसको सुरक्षित रखना और PDS के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। और ये जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है, याद रहेगा। तो सिंपल है, एग्रीकल्चर कॉस्ट है तो एग्रीकल्चर कॉस्ट किस में आएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलिए फिर फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या है। तो फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस, देखिए बाकी की जितनी फसलें होती हैं वो MSP के सिस्टम से काम करती है। जो शुगर केन एकमात्र ऐसी फसल है जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के सिस्टम पर काम करती है, ठीक है। फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस बेसिकली कौन डिसाइड करता है, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और FRP है क्या, बेसिकली मान लीजिए कि ये गन्ना किसान है, ठीक है, ही इज़ अ फार्मर, और ये है मान लीजिए कि शुगर केन की मिल, ठीक है। तो ये मिल किस प्राइस पर, किस मिनिमम प्राइस पर गन्ना खरीदेगी, किसानों से गन्ना खरीदेगी, या किसान कितने मिनिमम प्राइस पे ये गन्ना बेचेगा, कितने मैक्सिमम प्राइस पे ये गन्ना अपना किसी भी शुगर मिल को बेचेगा, ये डिसाइड होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक MSP जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये शुगर मिल बेसिकली प्रोक्योर करती है, क्योंकि गन्ना FCI तो करती नहीं है प्रोक्योर,
गन्ना किसान अगर कोई है तो अपना गन्ना जो है उसको उससे रस निकालने के लिए, उससे चीनी या गुड़ बनाने के लिए वो बेचता है मिल को। तो मिल कितने प्राइस पे, कितने दाम में वो गन्ना खरीदेगी, ये डिसाइड होता है एफआरपी द्वारा। और एफआरपी कौन डिसाइड करता है? एफआरपी डिसाइड करती है यूनियन गवर्नमेंट, वही कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी डिसाइड करती है। ठीक है। एफआरपी अश्योर्स मार्जिन्स टू फार्मर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शुगर मिल जनरेट्स अ प्रॉफिट और नॉट। तो किसानों को फायदा पहुंचे, किसानों के हित को सुरक्षित करने के लिए एफआरपी बनाया गया है। भले ही मिल को, जो शुगर मिल है, उसे फायदा पहुंचे चाहे ना पहुंचे, हो सकता है कि घाटे में ही शुगर मिल को वो गन्ना पीसना पड़े। ठीक है। और ये यूनिफॉर्म प्राइस है हर देश में, पूरे देश में एफआरपी जो है डिसाइड होता है, पूरे देश में प्राइस इसका डिसाइडेड होता है, पूरे राज्य, पूरे देश में ये लागू होता है। हाँ, हालांकि ये भी है कि अगर राज्य चाहें तो अपना खुद का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, SAP। याद रहेगा, एफआरपी कौन डिसाइड करता है? यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और SAP कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन एक चीज खास बात हमेशा ये है कि एफआरपी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफआरपी। राज्य सरकारों द्वारा जो भी प्राइस निर्धारित होता है गन्ने, शुगर केन का, वो एफआरपी से कम नहीं हो सकता है, भले ही ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला है टॉपिक डिजिटल लॉकर का। मान लीजिए कि आप, कई बार क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसकी हार्ड कॉपी लेकर घूमते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट चोरी भी हो सकते हैं। ठीक है। आपकी गाड़ी के कागज़ है, आप कितना अपनी गाड़ी के कागज़ इधर उधर लेके दौड़ते रहेंगे, अपनी मार्कशीट कितना इधर उधर लेके दौड़ते रहेंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल लॉकर की व्यवस्था दी है। यहाँ पर आप अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है। ताकि आप उसका, उन फाइल्स का एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस कर सकें। और इसमें लॉगिन करने के लिए आधार होना मैंडेटरी है, क्योंकि आप लॉगिन करेंगे तो आधार पे OTP आएगा और उसी के माध्यम से, अगर आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक है, तभी जाकर आप यहाँ पर डिजिटल लॉकर में अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। डिजिटल लॉकर फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका? मेटी का। ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका इनिशिएटिव है। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत डिजिटल लॉकर के इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हम उसको स्टोर कर सकें, ताकि उसको आसानी से हम वेरीफाई कर सकें और उसको हम प्रिंट भी निकाल सकें जब भी चाहे तब। ठीक है। और डिजिटल लॉकर में अगर हम चाहें तो वेबसाइट के लिंक्स को भी स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपका डॉक्यूमेंट कुछ लिंक बना हुआ है, तो वो लिंक की सुविधा भी वहाँ पर देती है। मान लीजिए कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और वो इंश्योरेंस पॉलिसी उस कंपनी के पास ही है, बस आपके पास लिंक है जिस पे आप क्लिक करने पे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो सकता है, वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेपर है वो डाउनलोड हो सकता है। तो आप चाहें तो अपने डिजिटल लॉकर में उस लिंक को, वो वेबसाइट के लिंक को भी आप चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आसान है डिजिटल लॉकर। चलिए अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो एक सूफी मिस्टिक थे और निजामुद्दीन औलिया के चेले थे। चमचा नहीं बोलेंगे, चेला बोलेंगे। ही वॉज अ स्पिरिचुअल डिसाइपर ऑफ निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। फिर अमीर खुसरो ने 10 अलग अलग राजाओं, दिल्ली सल्तनत के 10 अलग अलग राजाओं को उन्होंने अपनी सर्विस दी थी। ठीक है। जनरली उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो पर्शियन भाषा में है, लेकिन कुछ और रचनाएं जो हैं पर्शियन, तर्किश, अरबिक, ब्रज भाषा का भी इस्तेमाल करते थे, हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया है और खड़ी बोली का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो अमीर खुसरो के ऊपर कभी ऐसा सवाल आ सकता है कि अमीर खुसरो की जितनी भी रचनाएं हैं वो जनरली पर्शियन भाषा में है, जबकि ऐसा सही नहीं है। पर्शियन के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में भी हिंदुस्तान की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली है, आपकी ब्रज भाषा है, जिसमें आपकी हिंदी भाषा है, जिसको हिंदवी कहा गया है, ठीक है, उन भाषाओं का इस्तेमाल भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है। फिर खलिक ए बारी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख सकते हैं। खलिक ए बारी बेसिकली एक डिक्शनरी थी जिसमें हिंदी और पर्शियन भाषाओं के शब्दों की वर्ड मीनिंग दी हुई थी। जैसे डिक्शनरी होती है ऑक्सफोर्ड की,
इंग्लिश की मीनिंग दी हुई होती है, वैसे भार्गव की डिक्शनरी होती है जिसमें इंग्लिश का हिंदी मतलब लिखा होता है। सेम वे खलिक बारी करके एक उन्होंने डिक्शनरी बनाई जिसमें हिंदी शब्दों का पर्शियन मतलब क्या होता है और पर्शियन शब्दों का हिंदी मतलब क्या होता है, ये उन्होंने उस किताब में लिखा है। वो एक तरीके की डिक्शनरी है। और उनको एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने कव्वाली, कव्वाली क्या है, बहुत सारी गाने हैं कव्वाली वाले, ठीक है। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र से मिलाई तो बहुत मज़ा आ गया, ऐसा कुछ करके गाना है, दिस इज़ अ कव्वाली, ठीक है। उसके अलावा कव्वाली का इस्तेमाल आप स्पिरिचुअल पर्पस के लिए भी होता है, ठीक है। फिर अमीर खुसरो इज़ अ ओरिजिनेटर ऑफ ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। मैंने बताया था हिंदुस्तानी म्यूज़िक के वेरिएंट्स बताए थे, मैंने ध्रुपद बताया था, मैंने ख्याल बताया था, मैंने तराना बताया था। तो बेसिकली ख्याल और तराना जो जॉनर है हिंदुस्तानी म्यूज़िक का, उसके जनक के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक है। फिर अमीर खुसरो को वॉइस ऑफ इंडिया या पैरट ऑफ इंडिया या तूते हिंद, ठीक है, भी जाना जाता है। उनको उर्दू लिटरेचर का भी जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ही इज़ ऑल्सो फादर ऑफ कव्वाली, ही इज़ फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, ही इज़ कॉल्ड तूते हिंद, ठीक है। फिर गज़ल गायकी का प्रचलन उन्होंने हिंदुस्तान में शुरू किया, ठीक है। गज़ल गायकी जो है, गज़ल गायकी, गज़ल बहुत सारी होती है, जैसे मेहदी हसन के कुछ गाने हैं, फिर उसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान के हैं, फिर अताउल्ला खान के भी कुछ गज़लें हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पंकज उदास की गज़लें हैं। तो गज़ल गायकी, मिर्ज़ा गालिब हैं, गज़ल गायकी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जिनका हाथ है वो भी अमीर खुसरो हैं। और देखा जाए तो उन्हें सितार का जनक भी कहा जाता है। सितार आपको पता होगा, पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा, अनुष्का शंकर का नाम, रविशंकर अनुष्का शंकर का नाम सुना होगा। वो सितार यंत्र है और जनरली सितार का इस्तेमाल हिंदुस्तानी म्यूज़िक में किया जाता है, ठीक है। तो इसके जनक के रूप में भी उन्होंने सितार को जन्म दिया था, किसने, अमीर खुसरो ने। तो ये कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है अमीर खुसरो के हिंदुस्तान के कल्चर और हिंदुस्तान के म्यूज़िक को लेकर। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें कभी सवाल अमीर खुसरो के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ होमवर्क है। अभी पिछले साल 97 नंबर का क्वेश्चन था पेपर सेट पेपर ए में। तो ब्लैक होल्स के बारे में पूछा है, हिग्स बोसॉन के बारे में, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, फिर वर्म होल और के बारे में पूछा गया और सिंगुलैरिटी के बारे में। तो हिग्स बोसॉन क्या है इसके बारे में आप खुद से पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं और किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके बारे में भी आप खुद से पढ़ेंगे, वर्म होल के बारे में भी खुद से पढ़ेंगे, और सिंगुलैरिटी का मतलब क्या, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलैरिटी, ठीक है। सिंगुलैरिटी क्या है, किस कंटेक्स्ट में सिंगुलैरिटी शब्द का इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चारों चीज़ें आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगी। तो ये रहा आपका होमवर्क, तो इसको भी जरूर करेंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर 2019 पेपर डिस्कशन, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, 2018 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया है कि हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले आपको पीडीएफ पढ़नी है, पीडीएफ पढ़ने के बाद लेक्चर्स देखने हैं, तभी जाके आप लेक्चर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत स्पीड में मैं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा तभी होगा, और लेक्चर्स देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रहेगा, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी, तो आप गलती कम करेंगे, भूलेंगे नहीं चीज़ों को। और प्लस एक और फ़ायदा है कि उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप लेक्चर्स देखते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा जो है पेमेंट गेटवे में कुछ इशू आ गया था, वेबसाइट के हैंग होने के में भी कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, ठीक है। और जो है एक नया हमने वेबसाइट लिंक जनरेट किया है, elearn.synopsys.is, ये आप देख लेना, synopsys.is.in। तो ये एक नया वेबसाइट हमने जनरेट किया जहाँ पे आप ये सारे लेक्चर्स भी चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं, 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। और सारे लेक्चर्स जरूर देखना, आप परेशान मत होइए, एंड यू विल डेफिनेटली डू गुड, वेरी वेल, यू विल डू वेरी वेल इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एंड बियॉन्ड एज वेल। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।